तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आई होप सब ठीक होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स आईआईटी जेई नीट का फाउंडेशन क्लास 6 का, और आज होने वाला है पार्ट 3। पिछले क्लासेस में, पिछले पार्ट में, पार्ट सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार रिकैप करते हैं। हम लोगों ने वर्क डन को अच्छे से समझा, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को समझा, उसके साथ ही साथ उसके यूनिट्स को समझा, और यूनिट में हमने देखा सीजीएस सिस्टम का यूनिट और एमके सिस्टम का यूनिट, जिसके अंदर में डाइन, न्यूटन, ये सारी चीज आए। अर्ग को भी समझा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन द अर्ग एंड जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन का केवल आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, और अगले क्लास में इसको और इलेबरेट करके कई सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर लेके आप बैठे नोट्स बनाने के लिए। जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आता है, और जब नोट्स बन जाए, आप जानते हैं, पेन फेंक के सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप हो जाता है तो अच्छा रहेगा। रिकैप करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। तो यूनिट्स क्या है हमारे पास? यूनिट्स ऑफ वर्क डन। यूनिट्स इसलिए लिखा हूं कि अलग अलग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिस्टम्स अलग अलग हैं, ठीक है। पहला जो हमारा यूनिट होने वाला है वो है सीजीएस के अंदर। किसके अंदर? सीजीएस के अंदर। तो सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, ग्राम होगा और सेकेंड होगा। तो वर्क डन को हम किस किस चीज से लिखते थे, जरा देख लेते हैं। वर्क डन क्या है? W इज इक्वल टू होता था F इंटू एस। F की जगह पे हम क्या डालेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की जगह पे हम डालेंगे केजी, नहीं ये ग्राम है, तो हमने डाला ग्राम इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर की जगह यहां क्या डालेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। और एक डिस्टेंस सेंटीमीटर का यहां है, ये जो एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग वर्क डन में इसको क्या बोलेंगे? अर्ग। क्या बोलेंगे? अर्ग। इसी तरीके से एमके सिस्टम की बारी है, और एमके सिस्टम में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एमके सिस्टम क्या कहता था? एमकेएस, यही चीज डायरेक्ट कर लेते हैं। वर्क डन W इज इक्वल टू क्या था? F इंटू एस। F की जगह पे क्या डालेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की जगह पे क्या डालेंगे? K स्टैंड फॉर केजी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? मीटर। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वर्क डन का नाम क्या था हमारा? जूल। क्या नाम था? जूल। तो एक है अर्ग और एक है जूल। अब बारी है रिलेशनशिप की। तो चलिए रिलेशनशिप बनाते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। अब जूल का जो यूनिट है उसको हम डालते हैं। तो 1 जूल की जगह पे हम क्या डालने वाले हैं? जूल यहां है, तो जूल की जगह पे हम क्या डालेंगे? केजी। क्या डालेंगे? केजी। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर डाल दिया। टारगेट क्या है कि केजी को, इस केजी को कन्वर्ट करके हम ग्राम में लेकर के आ जाएं। किस चीज में लेकर के आ जाएं? ग्राम में। तो क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्ग की यूनिट क्या होने वाली है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या होगा? टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा टाइम।
तो केजी को क्या चीज में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो हमने इसको कन्वर्ट करके क्या लिखा, 1000 ग्राम। क्या लिखा, 1000 ग्राम। अब मीटर की जगह पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में यहां आने वाला है प्रॉब्लम। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर, इनटू जो टाइम हमारा है सेकेंड, तो सेकेंड तो एज इट इज है, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको हमने लिख लिया 1000 इंटू, अब इसका जब स्क्वायरिंग होगा तो क्या होगा, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, और ग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, जरा देखिए, इस पूरे यूनिट को कंपेयर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, अर्ग। क्या हो जाएगा, अर्ग। तो हमने लिखा 1 टू द पावर का कितना टाइम्स है, अर्ग। और इसी को साधारण या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 10 टू द पावर 7 अर्ग हम लिख सकते थे। तो ये प्रूफ क्या हुआ हमें कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको याद नहीं करना है, समझना है। बोर्ड से मैं हट गया हूं, आप इसे पॉज करके अपने कॉपी के ऊपर में आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आधा काम बचा ही रह जाएगा। नोट्स बनाते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, उसका बहुत वैल्यू हो जाएगा। पॉज कीजिए वीडियो को, रोकिए, समझिए और लिखिए, वरना या फिर आप स्क्रीनशॉट करके उसको आराम से लिखिए, जो मर्जी आए वो कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग जब आप ये समझ चुके हैं तो अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं, और क्या है अगला स्लाइड में जरा हम वो देख लेते हैं। तो ये अगला स्लाइड क्या कहता है भाई, ओहो, पॉजिटिव वर्क डन, मतलब टाइप्स ऑफ वर्क डन आ गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ वर्क डन हमारा क्या होगा, आजा खुल जा सिम सिम। तो वर्क डन 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला वर्क डन है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा वर्क डन है नेगेटिव वर्क डन, और तीसरा जो टाइप होने वाला है वो है जीरो वर्क डन, या फिर इसी को कहेंगे नल, NUL, नल वर्क डन। सभी के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बट अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें धांसू धांसू प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आएंगे वर्क डन के, नेगेटिव वर्क डन के, पॉजिटिव वर्क डन के, जीरो वर्क डन के, तो और बवाल आने वाले हैं। और उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि NTSC हो, KVY का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, या ओलंपियाड का एग्जाम हो, उसमें धड़ल्ले से आने वाले हैं। और एक बात बता दूं, जो हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, ये 11th में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। तो IIT और नीट के जो एस्पिरेंट्स होने वाले हैं उनके लिए तो ये अमृत के जैसा क्लास होने वाला है। तो एग्जाम्पल पे स्टिक करेंगे अगले वीडियो में जो आने वाला है। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आखिर वर्क डन है क्या? अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन आखिर है क्या? तो आप कहेंगे सर अभी तो आप पढ़ाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो इस तरीके से, मान लो कि इसको आपने ब्लॉक बोल दिया। क्या बोल दिया? ब्लॉक बोला। और एक लड़का है, अरे भाई कौन लड़का है? तो चंगू है। हाँ चंगू है, यहां खड़ा होकर के और इसको ऐसे करके धकेल रहा है करके, तो इसके ऊपर में फोर्स तो लगेगा। हाँ हाँ हाँ, फोर्स पक्का लगेगा। तो मान लिया कि फोर्स इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में वर्क किया, और फोर्स का वैल्यू हमने लिख दिया F। फोर्स का वैल्यू क्या लिख दिया? बोल भी दो, F। तो फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का उसी तरफ हो, अगर ऑब्जेक्ट उसी तरफ घसक के आ जाए, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे घसक के आ गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कि मोशन हो गया। इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड
इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका चेंज हो रहा हो, मोशन हो रहा हो, पोजीशन चेंज कर रहा हो, इस कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग जरा देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ये मोबाइल का केस दिख रहा होगा आपको, कवर है, मैंने इसको बुक के ऊपर में डाल दिया, ठीक है, और एक चंगू जैसा लड़का ये क्या किया कि इस केस के ऊपर में क्या किया कि फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, और गिरेगा क्या? गिरेगा? अच्छा गिराना नहीं है, ठीक है। तो जब हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? चेंज इन पोजीशन किस साइड हुआ? उसी डायरेक्शन में हुआ। इधर फोर्स लगा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो दोनों काम जब सेम डायरेक्शन में हो, दोनों काम जब सेम डायरेक्शन में हो, कौन दोनों काम? द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ हो उसी तरफ अगर मोशन का भी डायरेक्शन हो, मूवमेंट उसी तरह से हो, उसी साइड से हो, उस केस में हम पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो लिख लेते हैं ये। तो हमने एक चीज सीखा। क्या सीखा भाई? कि अगर फोर्स का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, दोनों ही सेम हो, तो इस सिनेरियो को हम कह सकते हैं कि भाई ये एक तरीके का क्या है? पॉजिटिव वर्क डन है। क्या है ये? पॉजिटिव वर्क डन है। तो सिंपली पॉजिटिव वर्क डन में सिंबल्स को यूज कर लेंगे, और वो सिंबल कैसा होगा हमारा? फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है ना। आप इसे एस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव वर्क डन तभी होगा जब फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम होंगे। क्या होंगे? फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन दोनों ही जब सेम होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्या करते हो? आप धक्का लगा रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक टेबल है, बेंच है, डेस्क है, कुछ भी है, अब क्लास के अंदर है, और उसको क्या करना है कि धक्का लगा के किसी और जगह ले जा रहे हैं। तो जिस तरफ धक्का लगा रहे हैं और उसी तरफ वो जा रहा हो। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक ठेला है, एक बूढ़ा आदमी ठेला को बोला क्या कि भाई थोड़ा धकेल दो, चढ़ नहीं रहा है ना, सड़क पे नहीं जा रहा। तो आपने क्या किया कि पीछे से धक्का दिया। तो आप किस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे थे? आप फोर्स तो लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव वर्क डन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव वर्क डन आखिर किसको कहते हैं। इसको पॉज करके आप सिंबल्स बना सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं, जो मर्जी में आए आप वो कीजिए। अब हम लोग नेगेटिव वर्क डन पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव वर्क डन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। नेगेटिव वर्क डन का मींस बिल्कुल अपोजिट है। पिछले केसेस में पॉजिटिव वर्क डन में क्या देखा कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? पैरेलल। दोनों क्या होगा? पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। बट इस केस में क्या होने वाला है जरा देखिए। सपोज कीजिए कि एक बूढ़ा आदमी है, कई बार मैंने देखा भी है, एक बूढ़ा सा आदमी है, हड्डी हड्डी निकला हुआ, वो ठेला चला रहा है और बहुत बड़ा लगेज उस ठेला के ऊपर में है, और वो फ्लाईओवर या पुल के ऊपर में चढ़ाया जा रहा है। अब मान लो कि वो चढ़ा रहा है, और ऊपर चढ़ाने के ड्यूरेशन में वो उतना ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा है ठेले के ऊपर में, कार्ट के ऊपर में, और जिस डायरेक्शन में वो धक्का दे करके ले जाना चाह रहा है ठेले को, अपने कार्ट को, उस डायरेक्शन में उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है, और वजन ज्यादा है ना, लोड ज्यादा है, वो धीरे धीरे पीछे की ओर खसक रहा है, सरक रहा है।
तो फोर्स तो लगा रहा है आगे। मान लो कि आपके पास इस तरीके से एक कार्ट है, ठीक है, और कोई इसको इस तरीके से खींच रहा हो आगे, एक बंदा है, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं इसको डिसुम, ठीक है, ये ग्राउंड पे खड़ा है और ये इसको खींचे जा रहा है, ठीक है ना। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ये खींच रहा है इस साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये फोर्स उतना ज्यादा नहीं लगा पा रहा है जितना इसे जाना चाहिए था। ग्रेविटी भी इसको नीचे खींच रही है, इस साइड को खींच रही है, और इसका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मोशन किस डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन की तरफ हो जाए, तब क्या होगा, तब कहेगा कि यार खींच के ले जा रहे थे लेकिन देखो ना उल्टा भागे जा रहा है। पैरेलल तो बनेगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। पिछले केसेस में हमने क्या देखा कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पैरेलल एंड सेम था। ये क्या था, पैरेलल और सेम था, तो पैरेलल और सेम था। बट इस केस में क्या होगा कि अगर फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ना हो करके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इस केस में हम इसे नेगेटिव वर्क डन कहेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। क्या आपको समझ में आया? इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जब कभी किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में आप मान लो कि साइकिल चढ़ा रहे हो और साइकिल नहीं चढ़ के वो बैक गियर में आ जाए, सरकने लगे, है ना, तो इस केस में भी क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन हो सकता है। एक और चीज, नेगेटिव वर्क डन भी कई जगह बेनिफिशियल हो सकता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फ्रिक्शन जब हमारे पांव के ऊपर में लगता है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ जाता है और हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ। तो हम चलते कैसे हैं, इस तरीके से चलते हैं। मान लो कि हम इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो फोर्स लगाते हैं पीछे, इस तरफ फोर्स लगाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। इन सब एग्जांपल्स के बारे में अच्छे डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं और केवल उसमें एग्जांपल से एग्जांपल्स होंगे, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि इसमें पैरेलल तो होगा, पैरेलल तो होगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तब जाकर के ये क्या बनेगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब चल के देख लेते हैं कि अगले स्लाइड के अंदर में हमारा क्या है। अगला है हमारा जीरो वर्क डन। क्या है हमारा, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन के बारे में बड़ा ही साधारण सा चीज है। जिन फैक्टरों के ऊपर हमारा वर्क डन डिपेंड करता है वो अगर फैक्टर कोई ना कोई जीरो हो जाए, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारा फैक्टर क्या था, वर्क डन होने के लिए हमारे पास फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक। फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए था। अगर इसे हम और एक्सपेंड कर दे तो फोर्स ब्रेक डाउन हो जाएगा किन चीजों में, मास के अंदर और एक्सेलरेशन के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट तो यूनिटरी सिस्टम पे है ही है। मास अब आगे की ओर नहीं टूटेगा, लेकिन एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट और यहां हो जाएगा मास। अब वेलोसिटी को भी तोड़ सकते हैं, कैसे जरा देखिए, ये तो मास है ही है,
वेलोसिटी को क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे तो चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम लिख दिया, ये टाइम बचा रह जाता है, ये टाइम आ गया, और डिस्प्लेसमेंट जैसा था वैसा है ये। ओवरऑल अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये बन जाएगा वर्क डन W इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन पोजीशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। तो अगेन चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटू टाइम, मतलब कि टाइम का स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूला को प्रॉपरली देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन पोजीशन का स्क्वायर अपॉन में टाइम का स्क्वायर। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है? हमने फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ही लिखा हुआ है, मास को एज इट इज छोड़ देंगे लास्ट तक, लेकिन एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन पे टाइम, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, और टाइम एक बचा ही रह गया। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन डिपेंड करेगा मास के ऊपर। तो पहला कंडीशन, जीरो वर्क डन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, हमने देखा कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मास जितना ज्यादा होगा वर्क डन उतना ज्यादा होगा, और वर्क डन डिपेंड करेगा चेंज इन पोजीशन के। वर्क डन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, वर्क डन डिपेंड करेगा चेंज इन पोजीशन के स्क्वायर के, और वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके, टाइम के स्क्वायर के। तो तीन चीज हमारे पास हैं। क्या क्या है हमारे पास, पहला तो वर्क डन मास के ऊपर में डिपेंड करेगा, वर्क डन चेंज इन पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। तो तीन फैक्टर्स हैं हमारे लिए वर्क डन के। क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर हो गया मास, पहला फैक्टर क्या हो गया, मास। दूसरा फैक्टर हो गया चेंज इन पोजीशन, और तीसरा फैक्टर हो गया टाइम। इन तीनों में से कोई भी अगर एक जीरो हो जाए, कोई भी अगर एक जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, मान लो कि किसी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, W का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आया, पहला केस, पहला समझ में आ गया। दूसरे केस को यहां लिख के देखते हैं। दूसरा केस में क्या हो सकता है, अगर चेंज इन पोजीशन, जिसे हम लोग डेल्टा x कह सकते हैं, अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब कि s डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, सिंपल भाषा में समझते हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही ना होगा तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है वो फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। और तीसरा जो सिचुएशन है वो क्या है कि टाइम, अगर टाइम जीरो हो, अगर टाइम जीरो हो तो वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि जीरो से जब हम किसी चीज में भाग देंगे जीरो से, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द जीरो फोर्स कुड बी, जीरो फोर्स हो सकता है, तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड, अगर मास का जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो होगा, अगर चेंज इन पोजीशन हो ही नहीं, मतलब कि चेंज इन पोजीशन जीरो हो, पोजीशन नहीं बदल रहा हो, तो भी जीरो होगा, और टाइम जीरो हो, समय बीत रहा, टाइम ही नहीं हो, टाइम जीरो हो जाए, सारे कंडीशन को हम लोग एलिब्रेट करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जीरो वर्क डन का जो केस है, इसको अच्छे तरीके से, मैं हट गया हूं बोर्ड से,
पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए। और अगले क्लास में धमाल मचाने वाला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, एक से एक एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग आधे घंटे का अगला क्लास होने वाला है और क्विकली 2 दिन के अंदर में ही वो भी क्लास आने वाला है। तो आई होप आप अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ाई। तो चलिए मस्ती कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप सोच रहे हो फाउंडेशन के लिए, आईआईटी, नीट, एनडीए के लिए बेस्ट क्लास है, ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए।